स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, सबसे बड़े खुलासे की खबर से। पेपर लीक कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी एक नया खुलासा हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें, नकलचियों की वो जो बस थी ना, जहां से अभ्यर्थी पकड़े गए थे, जिसे एक क्रेटा कार स्कॉट कर रही थी, उस कार का जो मालिक है उसका पता फर्जी निकला है। जब न्यूज 18 की टीम ने तफ्तीश की तो मामले का खुलासा हुआ। कंसारी गांव के डिप्टी सरपंच ने खुलासा किया है कि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस बस से इस पूरे पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ था, उस बस को एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी, आगे आगे चल रही थी। उस कार का मकसद यह था कि अगर कहीं नाकाबंदी है या किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो पीछे बस को अलर्ट किया जा सके। उस कार के बारे में जब जानकारी खंगाली गई तो उसके मालिक का जो एड्रेस है, जो पता है, वो फर्जी निकला है। यानी उस एड्रेस पर वो कार का मालिक है ही नहीं। उस एड्रेस पर छोड़िए, उस गांव में ही नहीं है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह बड़ा खुलासा। टीम अभी बनासकांठा के कंसारी गांव में पहुंची है, जो उदयपुर में पेपर लीक का मामला था। जो सुरेश बिश्नोई जिस गाड़ी में बैठा था, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इस गांव से किया गया है। अभी मेरे साथ गांव के डिप्टी सरपंच है खेंगार भाई, बात करेंगे उनसे। खेंगार भाई, जो यहाँ पे गाड़ी क्रेटा गाड़ी है जो पकड़ी गई है उदयपुर में, जो वो गाड़ी आपके गांव से रजिस्ट्रेशन की गई है, गणपत लाल बिश्नोई के नाम से रजिस्ट्रेशन की गई। क्या गणपत लाल बिश्नोई यहाँ पे रहते हैं? जी नहीं, हमारे गांव में कोई गणपत लाल बिश्नोई नाम का कोई आदमी नहीं रहता है। यहाँ पे पूरा गांव में हमारे कोई बिश्नोई जाति का कोई कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं है। यहाँ पे कंसारी गांव में ऐसा तो कोई है नहीं, मगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन करवाया होगा पहले से, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। मगर हमारे गांव में भाड़े पे भी कोई ऐसा आदमी नहीं रहता, किराए पे भी नहीं रहता। तो आपने जो गाड़ी दिखाई जा रही है अभी, वो गाड़ी क्या आपने गाँव में देखी है कभी? नहीं, ऐसी कोई गाड़ी हमारे यहाँ दिखी नहीं है, और यहाँ ऐसी गाड़ी कोई है ही नहीं हमारे गाँव में। ये कोई आदमी ने ऐसे कोई पहले करवाया होगा तो पता नहीं, वरना ये हमारे गांव में गाड़ी भी नहीं और ऐसा कोई आदमी नहीं है। किशोर तुवर, न्यूज 18 बनासकांठा। सुना आपने, जिस गांव का एड्रेस है उस गांव में उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये कहना है कंसारी गांव के डिप्टी सरपंच का। न्यूज 18 के संवाददाता जब इस गांव में पहुंचे और जानकारी जुटाना शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आती चली गई। ये क्रेटा का मालिक जो नाम सामने आ रहा है, अब तो भगवान ही जाने वो नाम भी सही है या नहीं। बहरहाल जो एड्रेस उसने दिया था इस गाड़ी को लेकर, वो उसका एड्रेस नहीं है, फर्जी निकला है। और देखिए, गुजरात के बनासकांठा से न्यूज 18 संवाददाता किशोर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और साथ ही जालोर से सहयोगी श्याम भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले किशोर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किशोर, अब देखिए, धन्य है कहा जा सकता है, जहां से कागजात जारी हो रहे हैं वहां पर आराम से फर्जी एड्रेस देकर सारे कागजात को आगे बढ़ा दिया जाए और फिर जानकारी मिले वहां कोई है ही नहीं। जी, जो ये बिश्नोई गणपत लाल भगीरथ राम ने जो गाड़ी कंसारी से रजिस्टर हुई थी वो कंसारी में है ही नहीं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो ये बिश्नोई गणपत लाल भगीरथ राम है वो राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट के हेमागुड़ा जो गांव है वहां का रहने वाला है। और उसने जो कंसारी से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के गाड़ी ली थी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और हमारे सूत्र ने कंफर्म भी किया है कि जो गणपत लाल भगीरथ बिश्नोई है जो हेमागुड़ा का रहने वाला है और उसकी 4 से 5 गाड़ी आरके ट्रैवल्स के नाम से भी चलती है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि फर्जी दस्तावेज जिसकी किसी ने जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई, वहां से एक गाड़ी ली गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनको क्रॉस चेक भी नहीं किया गया। आपकी बात सही है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट के क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो इसमें स्थानीय पुलिस और बनासकांठा आरटीओ भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि जो ये गिरोह ने यहाँ से कंसारी से गाड़ी ली, एक डॉक्यूमेंट बनाए और वो रजिस्टर करवा के वो गाड़ी लेके वहां से चले गए। और ये गाड़ी जो है इस गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया गया है।
तो अभी देखते हैं कि पुलिस जांच कब होती है और पुलिस जांच में क्या बाहर आता है, वो तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि जो गणपत लाल भगीरथ राम बिश्नोई है वो हेमागुड़ा गांव के रहने वाले हैं, कंसारी के नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहे किशोर। श्याम, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मतलब बिल्कुल साफ है कि प्लानिंग काफी पहले से थी और उसके लिए जो जो जरूरतें थी उनको फर्जी नामों से, फर्जी एड्रेस से अपने पास इकट्ठा कर लिया गया था, क्योंकि वो जानते थे कि एक ना एक दिन इसका इस्तेमाल करना है, एक ना एक दिन पेपर लीक करना है। अब बताया जा रहा है कि वो सांचौर के क्षेत्र का रहने वाला है भी कि नहीं? देखिए स्वप्निल, ये जो गणपत लाल जिसका नाम है, जिसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, ये जो बस मालिक जो पीराराम पकड़ा गया था उसके चाचा का लड़का, यानी कि पीराराम के पिता और गणपत लाल के पिता दोनों भाई है, सगे भाई है। ये दोनों हेमागुड़ा गांव के ही रहने वाले, दोनों यानी कि भाई लगते हैं रिश्ते में, बस का मालिक और क्रेटा का मालिक। ये पूरी तरीके से ये जानकारी में सामने आई है। जो गणपत लाल है ये भी हेमागुड़ा का है और पीराराम है ये भी हेमागुड़ा का। इनकी आरके बस के नाम से बसें चलती, आसपास के गांव के अंदर सवारी बस के रूप में उपयोग की जाती है। इस बस को पिछले लंबे समय से फिटनेस के अभाव में ये बस घर पे ही पड़ी थी और इस वजह से इस बस का उपयोग है हाईटेक तरीके से जीपीएस लगा करके इस भर्ती परीक्षा के अंदर अभ्यर्थियों को ले जाने के लिए किया गया। और दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी है स्वप्निल, तो उसके अंदर जो जालौर जिले में अधिकतर जो गाड़ियां हैं, विशेष रूप से सांचौर की बात करें, सांचौर के अंदर 50% गाड़ियां गुजरात रजिस्टर्ड है। वहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके यहाँ से 1 लाख रुपए का टैक्स बचाने के लिए गुजरात रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वहाँ पर किसी पहचान वाले के वहाँ किराया चिट्ठी बनाकर आरटीओ में वहाँ दे दी जाती है और उसके बाद 1 लाख रुपए की बचत के लिए, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ियां जालौर जिले में जीजे पासिंग घूमती है, जालौर के लोग वहाँ से खरीदते हैं। ये जो है पूरी घटनाक्रम इस तरीके से तैयार की गई है। तो श्याम देखिए, जो बस का मालिक है वो तो ऑलरेडी रडार पे आ ही चुका है, उसका भाई जैसा कि आप बता रहे हैं वो भी इसमें संलिप्त है, क्या वो भी पकड़ा गया है? देखिए स्वप्निल, अभी तक जो गणपत लाल है उसके पकड़ने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तक रिपोर्ट जो एफआईआर है उसमें भी उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जैसे इस गाड़ी की दस्तावेजों को लेकर उदयपुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद जालौर पुलिस भी पूरी घटनाक्रम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इस गाड़ी का जो जिक्र है रजिस्ट्रेशन निकलने के बाद उदयपुर पुलिस की 3 टीमें हैं, वो भी जालौर जिले में पूरी तरीके से सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो वहीं जालौर पुलिस भी लगातार उदयपुर पुलिस के संयुक्त रूप से जो जो ठिकाने हैं उनके। तो फिर एक अहम सवाल है किशोर, उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो जिसकी गाड़ी है, जिसने गुजरात में आकर एक फर्जी एड्रेस बनाया, क्या वो उस गांव में आता जाता रहता था? अगर आता था तो किसी के यहां हो सकता है कि वो आता हो और उसके जरिए उसने ये कार खरीदी, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए? जो ये गाड़ी है जो खरीदी गई है सितंबर 2020 में, यानी कि 2 साल पहले ये गाड़ी खरीदी गई थी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के। और गांव लोगों को मैंने पूछा तो गांव लोगों का और सरपंच का मानना है कि ये आदमी कभी भी यहाँ पे आया नहीं है और ना ही इसके कोई रिश्तेदार कंसारी गांव में रहते हैं। जी हाँ, इसके कोई रिश्तेदार नहीं रहते, लेकिन उसने यहां से आकर गाड़ी खरीदी। अब जानने की बात है कि वाया दलाल उसने ऐसा किया या लोकल हेल्प उसे इस में अवेलेबल हो पाई, या ये सब कुछ उसने खुद से ही किया? है तो सामने आ ही जाएगा कि लोकल हेल्प की गई है, क्योंकि वो अगर रजिस्ट्रेशन भी करवाता है कंसारी गांव से तो उसकी जो गाड़ी की आरसी होती है तो वो आरसी पोस्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन एड्रेस होता है, तो वो कंसारी आई होगी आरसी और उससे किसी रिश्तेदार या किसी दलाल के हवाले से ही वो आरसी ये गणपत लाल तक राजस्थान में पहुंची होगी। अभी तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। अभी जब पुलिस जांच करेगी तब जांच में ये मामला बाहर आएगा। किशोर, आपका धन्यवाद आप तमाम जानकारी के लिए। शाम, आप मेरे साथ बने रहें। इसी खबर से जुड़ी और भी डिटेल्स हैं जिन पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर जालौर से ही हम बताना चाह रहे हैं कि पेपर लीक से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, पेपर प्रिंट में जाता उससे पहले ही आउट हो चुका था। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी के 4 पेपर आउट होने की अब आशंका जताई जा रही है। आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में 500 प्रश्न मिले। उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से 339 प्रश्न मैच कर गए मिले हैं, लेकिन पुलिस की एफआईआर में महज 30 प्रश्नों का जिक्र है। 30 में से भी पूर्व के परीक्षा एसएस और हिंदी के 5 सवाल मैच कर रहे हैं। तो ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं सहयोगी श्याम, इसे और एक्सप्लेन करेंगे। श्याम, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, तमाम जो भर्ती परीक्षा है वो पूरी तरीके से जो है जो वायरल होने की आशंका है। पूरे पेपर है वो इन माफियाओं के पास पहले भी आ चुके थे। जिस तरीके का इनपुट मिला है उसमें 500 क्वेश्चन है वो
जो पेपर गिरोह के सरगना इनके पास पहुंच चुके थे। ये जो पेपर है ये प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुके हैं, इस तरीके की जानकारी मिली है। और जिस तरीके से पुलिस ने बस से जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके पास से 339 सवाल है वो मिले थे, लेकिन पुलिस की एफआईआर में पर ये निष्कर्ष कैसे निकल रहा है शाम की प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो गए? क्योंकि ये जो है स्वप्निल पूरे जो सवाल थे ये रफ, क्योंकि अगर प्रिंट में जाने के बाद में अगर ये सवाल आते तो ये क्रमवाइज तरीके से आते, क्योंकि ये 500 के 500 सवाल थे, ये रफली सवाल थे, अलग अलग पेपरों पे लिख करके ये इन्होंने तैयार किए थे और उसके आधार पर ही इनको। और दूसरी बात स्वप्निल, जो 30 सवालों को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें 5 सवाल जो रिपोर्ट ऑफिशियली जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें 30 सवालों में से 5 सवाल उससे 2 दिन पहले जो एग्जाम हुए थे उसके सवाल हूबहू मिल रहे हैं, यानी कि 30 में से 2 पिछले एग्जाम के सवाल। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस बस में चलते चलते नकल की जा रही थी वो बस उसी रूट पे 20 या 21 तारीख को एक टोल नाके पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लगातार स्वप्निल 20, 21, 22, 23 लगातार ये बस वहां से जा रही है और उस टोल के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। यही बस, इसी बस को 24 तारीख को ये पुलिस के हत्या चढ़ी, लेकिन लगातार ये बस का मूवमेंट था। इस बस को हाईटेक तरीके से जीपीएस से जयपुर से हैंडल किया जा रहा था और इस बस के अंदर जो लोगों को बिठाने के लिए ये मंडार तक गाड़ियों से छोड़ा जा रहा था, यानी कि पूरी प्लानिंग थी। सभी अभ्यर्थियों को सांचौर से वहां पर शिफ्ट किया जाता था, उस बस के अंदर अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाता था, फिर उदयपुर के आसपास के तमाम जो सेंटर थे, परीक्षा सेंटर, वहां पर पहुंचाने की गारंटी थी। उसके साथ में एक होटल थी, उस होटल के अंदर अलग अलग रूम भी लिए गए थे। उस रूम के अंदर पूरी तरीके से इसका कंट्रोल रूम बनाया गया था। बस का मूवमेंट क्या रहेगा, कौन सा अभ्यर्थी को किस सेंटर पे पहुंचाना है, उसके साथ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर बाइक की भी व्यवस्था थी कि अचानक उस अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया। और इधर पेपर लीक मामले में सियासत भी गर्म है। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने आरपीएससी पर हमला बोला और चेयरमैन का इस्तीफा मांगा है। यह कि राजस्थान में अब तक 16 परीक्षाएं हुई हैं। पूरी की पूरी परीक्षाओं का हर पेपर लीक हुआ है और कुछ आंदोलन के कारण और कुछ दूसरी सूचनाओं के कारण 10 परीक्षाएं अब तक रद्द की हैं। ये जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर है ये 15 दिन पहले ही आरपीएससी से सुरेश ढाका के दोस्त भूपेंद्र को मिल गया था। आरपीएससी चेयरमैन का बयान आज आपने पढ़ा होगा, जो भास्कर में छपा था। मैं पेपर लीक के कुछ दिन पहले ही आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देकर आया था और उनको कहा था कि आपके आरपीएससी से पेपर लीक हुआ, इसकी जांच करवाएं। और देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस में से ही पेपर लीक हो रहा था, साइमल्टेनियसली उसी वक्त एक और जगह थी जहां पर पेपर लीक हुआ था और अभ्यर्थी मौजूद थे। होटल हिमांशी में नकल गिरोह का ठिकाना जान लीजिए। कमरा नंबर 303 को इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया था। कमरा नंबर 303 बुक कराया गया था। उससे जुड़े तमाम जो डिटेल्स हैं और यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेजेस हैं वो भी पुलिस को सौंपे गए हैं। कमरा नंबर 303 में ही पेपर सॉल्व करवाया गया। साथ ही 4 और कमरे थे जिनकी बुकिंग की गई थी। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 भी बुक किए गए थे। 22 दिसंबर को 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए। और इधर आरपीएससी पेपर लीक मामले में 55 आरोपियों पर 11 पन्नों की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उदयपुर से यह बड़ी खबर है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में 55 आरोपियों पर 11 पन्नों की यानी 11 पेजेस की एफआईआर दर्ज की गई है। 11 धाराएं हैं जिनमें मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धाराओं के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। 10 करोड़ की कुर्की और 10 साल तक की सजा का प्रावधान इन धाराओं के तहत बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, सबसे पहले तो यह बताइए कि जिस होटल की बात कर रहे हैं, कुल 5 कमरे बुक किए गए
उनकी डिटेल्स और उनकी सारी चीजें पुलिस को दे दी गई हैं। पुलिस क्या इन डिटेल्स के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाई है? स्वप्निल, देखिए 4 कमरे बुक किए गए थे। 4 कमरों में 2 कमरे 22 दिसंबर को बुक कर लिए गए और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए। जो जानकारी है उसके अनुसार 303 नंबर का जो कमरा होटल हिमांशी का था, उस कमरे को कंट्रोल रूम की तरह काम में लिया कि उसी कमरे में बैठकर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। वहीं पर पेपर मंगाया जाएगा और अभ्यर्थियों को उसी कमरे में बुलाकर पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो पेपर लीक गिरोह के 3 सदस्य होटल हिमांशी से गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने वहीं पर बैठकर 6 अभ्यर्थी जो कि अन्य इस होटल में इन पेपर लीक गिरोह के सदस्यों के साथ में मौजूद थे और एक डमी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद था। इन सभी को जो पेपर 24 तारीख को होने वाला था, इसके बारे में जानकारियां इसी कमरे से बैठकर इन्हें दी। यहीं पर बैठकर इन्हें पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश की गई थी। तो जैसे ही पुलिस को सुरेश बिश्नोई को पकड़ने के बाद में जानकारी मिली, सुखेर थाना पुलिस ने इस होटल में दबिश दी थी और दबिश देकर यहाँ से कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। और जो पेपर का कंटेंट मिला था उसे भी चेक किया तो वो भी हूबहू ग्रुप सी के जीके के पेपर की तरह ही मिला। और ये भी एक बड़ा आधार बना था कि इस पेपर को आरपीएससी द्वारा स्थगित कर दिया गया। अब पुलिस ने जब होटल प्रबंधन से पूछताछ की तो उनका इसमें फिलहाल किसी तरह का जो है वो मिलीभगत सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रॉपर दस्तावेज लेकर होटल के कमरे बुक किए थे। अब अगर एफआईआर पे आए, क्या कह रही है पुलिस की एफआईआर? देखिए, एफआईआर जो है वो 11 पन्नों की एफआईआर है और 11 बड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आईपीएस की धाराओं के अलावा राजस्थान परीक्षा एक्ट जो है उसके तहत भी जो है मामले दर्ज किए गए। इस एक्ट में 1992 में जो एक्ट बना उसके तहत और 2022 में जो एक्ट बना उसके तहत, दोनों के तहत दर्ज किए गए। और इन धाराओं के तहत अगर हम अधिकतम सजा प्रावधान की बात करें तो 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान अधिकतम है। और जो इसमें आप देखिए कि कुर्की करने के जो है, जो इसमें मुख्य सरगना की यदि भूमिका की पुष्टि हो जाती है तो उसकी समस्त संपत्ति को कुर्क करने के इसमें प्रावधान रखे गए हैं। तो शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। अलवर के रामगढ़ में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है ससुराल पक्ष ने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मृतका के शव पर निशान देख परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि दहेज के लोभी पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और अपराध छिपाने के लिए मृत पत्नी के पैर के अंगूठे में कट लगा जंगली जीव गोहरे के खाने से मौत दिखाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। महिला के परिजनों का कहना है 4 साल पहले अप्रैल 2019 में महबूब के साथ बर्फीना का निकाह हुआ था। ससुराल वाले दहेज में 5 लाख नगद और बोलेरो की मांग कर रहे थे और दहेज के लिए मारपीट करने लगे। आखिरकार गला घोंटकर जान ले ली। गई भैया। क्या नाम था उसका? बर्फीना। किन्होंने मारी है? इसका आदमी ने मारी है और या का भाई है उन्हें मारी। रात में मारी गई है। 2 गाड़ी आई है। तो आपकी क्या लगती है? बहन। तो कौन से गांव में ब्याही है? जी न पिपरोली। रिश्तेदार है इस लड़की के। आज सुबह हम अपने तौर पर घर पे बैठे थे, बड़जीर का मेरे गाँव शमसुद्दीन नाम, एक सरपंच बड़जीर का। तो इनका फ़ोन आया लड़की के पीहर से कि भाई वो लड़की मार दी और आप वहाँ जाके देखो। और हम वो बिचौला हैं तो हम वहाँ जाके नहीं गया तो हमने देखा, मेरे पास उसका फोटो भी, वो बोला भाई गोहरन काट रखी है। मैंने दिखा कहाँ से, पैर में कट लगा रखा। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2019 में 21 तारीख को, 21 मार्च को। तो ये दहेज के लिए परेशान करता था पहले से ही। पहले भी मीटिंग हुई थी 2-3 बार वहाँ पे, इसके घर पे बुलाया और जो बिचौलिया था वह भी था वहाँ पे, तो समझौता हो गया था इनका। और सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? देखिए, ये पूरा मामला जो है परिजनों को सूचना दी गई थी कि एक जंगली जानवर है गोहरे के द्वारा एक जो महिला है उसको
बर्फीना, उसको काट लिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजन मौके पे पहुंचे और शव को जो ससुराल पक्ष के लोगों ने अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन जब वहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए शव का जब मुआयना किया, उसने किया, तो डॉक्टरों ने संदेह जाहिर किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि इसको किसी जंगली जानवर के खाने से इसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि इसकी हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने पूरा जो मामला है संदिग्ध मानते हुए, और जो परिजन, क्योंकि मृतका के परिजन वहां पहुंच गए थे, पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर खड़े थे, तो उनको भी मामले की जानकारी लगी, तो पुलिस ने आरोपी पति है उसको हिरासत में ले लिया। और उसके बाद मृतका के जो परिजन हैं उनके द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है, डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके आधार पर ये पता चला है। डॉक्टरों ने जो आशंका जाहिर की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कह रही है कि मौत गला घोटने से हुई है। जी, प्रारंभिक अभी ये जो है वो डॉक्टर अभी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को देंगे, लेकिन जो इनपुट, प्रारंभिक इनपुट जो है पुलिस को, क्योंकि अभी 2019 में ही इसकी शादी हुई, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया, तो डॉक्टरों की जो टीम थी उनको ये संदेह लगा और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। एसडीएम जो वहां मौजूद थे उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ, तो उन्हें इसके बारे में बता दिया है। उसके बाद परिजनों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जो पति है उसको हिरासत में ले लिया है और अब उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया। ब्रेक के बाद उठाएंगे सवाल, 60 लाख की शराब किसकी?